हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने काउंटेबिलिटी ऑफ अ सेट शुरू किया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक है रियल एनालिसिस का, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम हमने जो है देखा था डिफरेंट डेफिनेशन कि इनिशियल सेगमेंट क्या होता है, उसके बाद फाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, डी-न्यूमरेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। ठीक है, और आज एक बहुत ही सिंपल सा हम थ्योरम देखने वाले हैं कि अगर आपके ए और बी दो काउंटेबल सेट हैं, ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि उनका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब ये बात बोलने के लिए तो बड़ी आसान है, लेकिन इसको प्रूफ करना भी आसान है। लेकिन हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अगर दो सेट काउंटेबल हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा। ठीक है, अब कैसे वो चीज़ हम देखेंगे, है ना। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि काउंटेबल सेट क्या होता है। काउंटेबल सेट यानी कि या तो वो सेट फाइनाइट होता है या तो वो सेट डी न्यूमरेबल होता है। क्या होता है? डी न्यूमरेबल। फाइनाइट होने का मतलब क्या है कि ये किसी एन एम के साथ क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। और डी न्यूमरेबल का मतलब होता है कि ये एन के साथ क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। यानी कि अगर ये मैं ए मानती हूँ तो ए विल बी इक्विवेलेंट टू एन एम फॉर सम एम बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। और डी न्यूमरेबल का मतलब होता है कि ए जो है वो किसके साथ इक्विवेलेंट होगा, एन के साथ होगा। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ए और बी दो काउंटेबल सेट हैं तो उनका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो इसमें तीन केसेस आते हैं। केस नंबर 1, एक चीज़ कहनी है मुझे, वो ये कि अभी आप केवल इसको समझने पे फोकस कीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो केस नंबर 1 बहुत सिंपल है कि अगर ए और बी दोनों फाइनाइट सेट हैं, ठीक, तो उस केस में आपको ये भी पता है कि उस केस में आपका ए यूनियन बी भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ये चीज़ हमने लास्ट टाइम देखी है कि दो फाइनाइट सेट का यूनियन जो है फाइनाइट होता है। तो अगर ए यूनियन भी फाइनाइट है मतलब वो कैसे होंगे, काउंटेबल भी होंगे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि ए यूनियन बी इज काउंटेबल। तो अगर दोनों फाइनाइट है तो इसमें हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। केस सेकेंड की बात करती हूँ। जब आपका एक सेट फाइनाइट होगा और दूसरा सेट कैसा होगा, डी न्यूमरेबल होगा। ठीक है, सो मान लेते हैं कि आपका जो ए सेट है वो फाइनाइट है और जो बी सेट है वो कैसा है, वो डी न्यूमरेबल है। डी न्यूमरेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ए होगा वो किसी एन एम यानी कि इनिशियल सेगमेंट के साथ कैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा। एन एम यानी क्या, कि आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर जो नंबर आएंगे 1 2 3 कहाँ तक होते हैं, एम तक होते हैं। 1 से लेकर एम तक के नेचुरल नंबर होंगे। सो अगर ए फाइनाइट है मतलब इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। और अगर आपका बी डी न्यूमरेबल है तो बी किसके साथ इक्विवेलेंट होगा, नेचुरल नंबर के साथ होगा। ठीक, डी का डी न्यूमरेबल होने का मतलब ये है कि बी और एन के बीच में कैसा फंक्शन मिलेगा, एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेट बी होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए होगा इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, A1 A2 A3 कहाँ तक होंगे, AM तक होंगे। और जो सेट बी होगा इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, B1 B2 B3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि इसके अंदर जो B1 B2 B3 अप टू सो ऑन n तक हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हैं। तो इनके अंदर अगर हम 100 और नंबर भी डाल देते हैं, 100 और एलिमेंट भी डाल देते हैं, जैसे कि इस केस में m एलिमेंट हैं A1 से लेकर am, तो भी जो ये सेट बनेगा हमारा A यूनियन B वो काउंटेबल बनेगा। अब ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है मैथमेटिकली। ठीक है, अब ऐसे हम तो बोल नहीं सकते कि A इज़ फाइनाइट एंड B इज़
इनफाइनाइट एंड डिन्यूमरेबल, देयरफॉर ए यूनियन बी इज काउंटेबल। ऐसा तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि समझ तो हम पा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को मैथमेटिकली लिखना है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा तिगड़म चलाएंगे। क्या करेंगे, एक्चुअली मुझे ए यूनियन बी निकालना है। इसमें से मैं निकालती हूँ बी माइनस ए, ठीक। तो बी माइनस ए, इसको मैं नाम देती हूँ सी। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हो सकता है इस A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AM में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हों जो इसके साथ हो, है ना। हमने ये तो नहीं कहा है कि आपका A और B का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, यानी कि दोनों जो है एकदम डिस्टिंक्ट सेट हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो ये B बड़ा सेट है और A जैसे छोटा सेट है, तो ये आपका B हुआ, ये आपका A हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, इस B में से इस A को माइनस कर रहे हैं, तो ये जो बाकी का पोर्शन बचेगा ये क्या होगा, ये C कहलाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे तो आपको बड़ी क्लियर है कि मैं करती हूँ A यूनियन B, तो A यूनियन B यानी कि ये पूरा सर्कल और ये पूरा स्क्वायर, ठीक। और चाहे मैं करूँ A यूनियन C, तो भी ये पूरा स्क्वायर और ये सर्कल आ जाएगा, यानी कि A यूनियन B और A यूनियन C तो इसमें कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम A यूनियन C को काउंटेबल दिखा के ये शो करेंगे कि A यूनियन B भी कैसा है, काउंटेबल है, क्योंकि A यूनियन C को काउंटेबल दिखाना आसान है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम A यूनियन B को काउंटेबल दिखाएंगे, इसीलिए इस C का हमने यूज़ करा है। तो ये C हमारे लिए एक मददगार एलिमेंट है। तो C क्या लिया हमने, B में से A माइनस कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका जो C इज इक्वल टू B माइनस ए है, जो ये C है ये एक्चुअली इस B का पोर्शन है, B का ही सबसेट है ना, क्योंकि हम B में से जो A हटा रहे हैं वो C बन रहा है। तो मतलब C के अंदर A के एलिमेंट तो नहीं आते हैं, सिर्फ B के ही एलिमेंट आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो C है ना वो सबसेट है किसका, B का, ठीक। अब एक चीज देखो कि आपका जो A है ये फाइनाइट है और जो B है वो डिन्यूमरेबल है, यानी कि इनफाइनाइट है। और अगर आप इनफाइनाइट में से कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स डिलीट भी करते हो तो भी जो सेट बचता है, यानी कि कौन सा सेट, B माइनस ए, ये सेट कैसा रहेगा, ये इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। यानी कि C कैसा सेट है, C इनफाइनाइट सेट है। सो C कैसा है, इनफाइनाइट है। और B कैसा है, B डिन्यूमरेबल है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि इनफाइनाइट सबसेट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल, कि जो आपका डिन्यूमरेबल सेट होता है उसका अगर हम इनफाइनाइट सबसेट लेते हैं तो वो कैसा होता है, डिन्यूमरेबल ही होता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो C हुआ ये सेट कैसा हुआ, C इज डिन्यूमरेबल सेट। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमें फ़ायदा क्या होगा कि C एक डिन्यूमरेबल सेट है, तो C को हम अब थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा होगा। इसके अंदर होंगे C1, C2, C3 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक। तो ये डिन्यूमरेबल है, मतलब ये नेचुरल नंबर के साथ भी इसका क्या कहते हैं, करस्पॉन्डेंस होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा इसके आगे की बात करते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप मोटा मोटा जो भी होता है उसको नोट कर सकते हैं। ये नहीं मिटाना था मुझे, खैर। सो अब ये देखो कि आपका जो A यूनियन C है ये किसके बराबर आएगा, क्या बोला मैंने, हमने A यूनियन C का मदद ले लेना है ना। तो A के अंदर कौन से एलिमेंट थे, A1, A2 अप टू सो ऑन AM, और C के कौन से एलिमेंट है, C1, C2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि अब ये चीज़ हमें कंफर्म कर देता है कि ये एक सेट बन गया है अच्छा वाला। क्यों, क्योंकि A1 से लेकर AM तक ये एलिमेंट है, और C1 से C2 ये जो आगे एलिमेंट है ना ये भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, यानी कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे, ठीक।
जब एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे तो हमको फंक्शन बनाने में आसानी होगी, हमें ऐसा फंक्शन ढूंढने में आसानी होगी जो 1 1 और ऑन टू होगा। तो इसीलिए हमने सी का यूज़ किया था। ठीक, तो हमें ये भी पता है कि जो ए यूनियन सी है वो ए यूनियन बी के बराबर है। तो फिलहाल हमारा मेन एम क्या है कि हम इसको जो है डी न्यूमरेबल दिखा दें, है ना। और फिर ये काउंटेबल हो जाएगा तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो ए यूनियन सी आ गया आपके पास A1 A2 अप टू सो ऑन AM और C1 C2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ तो आपको दिख ही रही है कि जो C पोर्शन है और जो A पोर्शन है ये दोनों कैसे हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। ओके, अब हमारा काम है एक फंक्शन बनाना। तो एक फंक्शन चाहिए मुझे कहाँ से, n से लेकर a यूनियन c में। तो क्या एक ऐसा फंक्शन हम ढूंढ सकते हैं जो इस n और इस a यूनियन c के बीच में हो और 1 1 और ऑन टू हो। ठीक है, तो ये फंक्शन हम आराम से बना सकते हैं। तो हम इस फंक्शन को बनाएंगे कुछ इस तरह से कि f ऑफ स्मॉल k विच इज इक्वल टू a k, जब तक आपका जो स्मॉल k है ना ये 1 से लेकर m तक है। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है जैसे कि f ऑफ 1 ये किस पे मैप होगा, a1 पर। f ऑफ 2 यानी कि सेकेंड नेचुरल नंबर मैप होगा a2 पर। ये ऐसा कब तक होगा, जब तक आपका k इज लेस देन और इक्वल टू m। उसके बाद कौन है, c1 c2 c3 है। तो यानी क्या, मुझे c1 c2 को k के रूप में लिखना होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे c k माइनस स्मॉल m when this k is greater than और इक्वल टू m प्लस 1। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ m प्लस 1, ठीक, क्योंकि देखो ये तो हमने लिखे तो इनका रूप तो c1 c2 है, लेकिन देखा जाए तो ये एलिमेंट कैसे हैं, ये 1 ये 2 ये m, इसके आगे कौन होगा, m प्लस 1 वाला एलिमेंट होगा, m प्लस 2 वाला होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ m प्लस 1, अगर मैं यहाँ पे m प्लस 1 रखती हूँ k की जगह और ये हो जाएगा माइनस m, तो ये क्या बनेगा, ये c1 बनेगा। ठीक, यानी कि जो m प्लस 1th टर्म है वो कौन सी है, c1 है। उसी तरह से m प्लस 2 रखूंगी तो हमें क्या मिलेगा, c2 मिलेगा। राइट, तो ये जो फंक्शन आपके बनने वाला है ये फंक्शन कैसा होगा, दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। कहने का मतलब ये हुआ कि इस n और a यूनियन c के बीच में हम एक 1 1 ऑन टू फंक्शन मिल चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि a यूनियन c इक्विवेलेंट हो गया किसके, नेचुरल नंबर के साथ। लेकिन a यूनियन c किसके बराबर था, a यूनियन b के बराबर था। यानी कि आपका a यूनियन b भी किसके इक्विवेलेंट हो गया, नेचुरल नंबर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका a यूनियन b जो है वो कैसा सेट हो गया, डी न्यूमरेबल सेट हो गया। और डी न्यूमरेबल सेट कैसा होता है, काउंटेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका a यूनियन b कैसा हो गया, काउंटेबल हो गया। ठीक, यानी कि सेकंड कंडीशन भी कैसी हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है ना। तो अगर आपका एक फाइनाइट है और दूसरा इनफाइनाइट और डी न्यूमरेबल है तो उस केस में भी दोनों का यूनियन कैसा होता है, काउंटेबल होता है। ठीक, चलिए थर्ड केस देखिए। थर्ड केस भी एकदम सेकंड केस जैसा है। इस केस में कैसे है कि a और b दोनों डी न्यूमरेबल है। ठीक है, यानी कि दोनों जो है n के साथ इक्विवेलेंट सेट हैं। प्रूफ करने का तरीका सेम है, बस समझना अलग है। इसका मतलब ये है कि a के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, a1 a2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, b इज इक्वल टू b1 b2 b3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक, फिर से हम एक c कंसिडर करेंगे। c इसीलिए कंसिडर करेंगे ताकि जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो हट जाएं, है ना। तो c इज इक्वल टू b माइनस a। अब देखो इस केस में जैसे कि लास्ट केस में क्या था, b इनफाइनाइट सेट था और a फाइनाइट सेट था। तो b इनफाइनाइट सेट में से अगर फाइनाइट सेट हटा देते तो c आपका तो भी इनफाइनाइट ही बनने वाला था। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि दोनों इनफाइनाइट सेट हो गए हैं, है ना। तो हम फिर कह नहीं सकते कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये चीज़ तो क्लियर है कि c इज इक्वल टू b माइनस है, तो c जो है वो b का सबसेट है ना। और ये चीज़ भी हमने अभी फिगर में देख लिया था कि a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। तो इस केस में अगर c फाइनाइट है तो आपका a यूनियन c इज काउंटेबल।
अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि फाइनाइट में से इन्फानाइट में से इन्फानाइट माइनस किया तो फाइनाइट कैसे हुआ, ऐसा नहीं सोचना है। इसमें ये सोचना है कि आपके पास 2 सेट हैं और इस सेट में से हो सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स कॉमन हो, है ना। तो जैसे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर का एग्जाम्पल देना चाहिए, है ना। नेचुरल नंबर के पास 1 2 3 4 है और होल नंबर के पास क्या है 0 1 2 3 4 है। तो अगर दोनों को माइनस किया जाए तो 0 बचेगा, है ना। तो मतलब है, पॉसिबिलिटी है कि सी आपका फाइनाइट आ सकता है। तो सी अगर फाइनाइट है तो उस केस में आपको पता है कि ए यूनियन सी कैसा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि ए डी न्यूमरेबल है और सी फाइनाइट है। और अभी हमने सेकेंड केस में देखा है कि अगर एक फाइनाइट हो दूसरा डी न्यूमरेबल हो तो काउंटेबल होता है, ये आप कह सकते हैं फ्रॉम सेकेंड केस, है ना। थर्ड केस में मतलब दूसरी बात ये कि अगर सी इन्फानाइट है तो सी तो डी न्यूमरेबल होगा, तो सी कैसा होगा C1 C2 C3 अप टू सोन इन्फिनिटी तक। लेकिन इसमें बात ये होगी कि आपका ए और सी में कुछ भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक। तो हम जो ए यूनियन सी बनाने वाले हैं इसमें से मतलब रिपीट नहीं होंगे एलिमेंट। तो हम यहाँ पे एक थोड़ी सी फिर से चालाकी करेंगे। लास्ट टाइम पे क्या था, लास्ट टाइम में ए के अंदर फाइनाइट नंबर थे, फाइनाइट एलिमेंट थे, A1 A2 अप टू सोन AM तक थे। उसके बाद हमने सी वाले अरेंज कर दिए। लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार ये हो गया कि आपका ए भी इन्फानाइट है और सी भी इन्फानाइट है। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि सबसे पहले हम ए वालों को अरेंज करें फिर सी वालों को अरेंज करें, क्योंकि ये मेथड काम नहीं करेगा। क्योंकि ए वालों को अगर हम एक लाइन से अरेंज करें तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं, मतलब सी की बारी ही नहीं आएगी। तो जस्टिस कैसे होगा इस एग्जाम्पल को कि हम एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट ए से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट सी से लेते हैं, फिर ए से लेंगे, फिर सी से, फिर ए से, फिर सी से। इस तरह से क्या हो जाएगा कि सबको जो है चांस मिल जाएगा, ठीक। तो अब सवाल ये है कि क्या ये ए यूनियन सी एन के साथ इक्विवेलेंट है, यानी कि क्या ऐसा कोई 1 1 ऑन टू फंक्शन हमको मिल सकता है। तो मिलता है। एक फंक्शन लेते हैं हम एन और ए यूनियन सी के बीच में, और इस तरह से फंक्शन है कि जब आपका एन ऑड है तो किस पे मैप करेगा, ये A1 पर, मतलब ए वाले एलिमेंट पर। और जब आपका एन इवन है तो उस केस में ये मैप करेगा सी वाले पर, सी के एलिमेंट्स पर, है ना। सो an+1/2 व्हेन n इज ऑड, है ना। जैसे कि 1 रख दिया तो 1+1 2/2 डिवाइड होके 1 आंसर आ जाएगा, तो ये A1 होगा। और यहाँ पे मुझे C रखना चाहिए था, है ना। और जब आपका n इवन है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जैसे n को 2 रखेंगे तो 2/2 1, तो उस केस में C1 पे मैप हो जाएगा, है ना। तो ऑड पर आपका A मैप हो रहा है और इवन पर आपका C मैप हो रहा है। तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका A यूनियन C जो है n के साथ इक्विवेलेंट है, लेकिन A यूनियन C तो A यूनियन B के बराबर है। सो A यूनियन B जो है वह n के साथ इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि A यूनियन B डी न्यूमरेबल हो गया, और डी न्यूमरेबल कैसा होता है, काउंटेबल होता है ना। सो दिस इम्प्लाइज कि A यूनियन B इज काउंटेबल, जहाँ पे A भी डी न्यूमरेबल था, B भी डी न्यूमरेबल था, ठीक है। सो ये था, बोलना बड़ा आसान था कि A और B अगर काउंटेबल हैं तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा, बट दिस वाज द इंटरेस्टिंग थियरी बिहाइंड इट। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डी न्यूमरेबल सेट्स का कलेक्शन। डी न्यूमरेबल सेट का डी न्यूमरेबल कलेक्शन भी डी न्यूमरेबल होता है, ठीक है। सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।